जय हिंद फ्रेंड, हिंदी आर प्राइड में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हम हिंदी व्याकरण संबंधी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं। और देखिए, आज जो हमारा टॉपिक है खड़ी बोली कौरवी। तो खड़ी बोली कौरवी से किस प्रकार के प्रश्न आते हैं यहाँ पे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है। तो जो खड़ी बोली हिंदी का विकास हुआ है ब्रज, दक्खनी हिंदी, अवधी, अपभ्रंश। तो कहाँ से हुआ है? तो आप पढ़ते हैं पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, है ना, अवहट, इस तरीके से फिर हिंदी में हम प्रवेश करते हैं। तो ये क्रमशः अगर देखें तो जो खड़ी बोली या कौरवी है उसका उद्भव जो है सौरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से मानते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसका क्षेत्र क्या है। तो इसका क्षेत्र है देहरादून का मैदानी भाग, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, दिल्ली का कुछ भाग, बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं संपूर्ण उत्तर भारत का जो एरिया है वहाँ पे आपको खड़ी बोली या कौरवी का रूप देखने को मिल जाता है। खास तौर पे मेरठ है, दिल्ली है ना, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद। चूँकि अपभ्रंश के विभिन्न क्षेत्रीय रूपों में सौरसेनी, अर्धमागधी तथा मागधी तीनों ही आते हैं, इसलिए विकल्प डी सही होगा। खड़ी बोली या कौरवी जो है उसका उद्भव सौरसेनी अपभ्रंश के निम्नलिखित में से किस रूप से हुआ है। तो देखिए यहाँ पे सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है, लेकिन सौरसेनी अपभ्रंश में भी क्या उसके उत्तरी रूप, दक्षिणी रूप, मध्यवर्ती रूप कौन से रूप से हुआ है? तो सौरसेनी अपभ्रंश में भी देखिए खड़ी बोली या कौरवी का जो है ये उत्तरी रूप से हुआ है ना। तो खड़ी बोली या कौरवी का उद्भव जो है वो सौरसेनी अपभ्रंश तो पता है, लेकिन सौरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है। यह पश्चिमी हिंदी का आकार बाहुला बोली है। दिल्ली है, मेरठ है, बिजनौर, रामपुर, सहारनपुर, मुरादाबाद, देहरादून, मुजफ्फरनगर इत्यादि इस बोली के क्षेत्र हैं। भारत की राजभाषा हिंदी व खड़ी बोली एक नहीं है, बल्कि खड़ी बोली का मतलब है प्राचीन कुरु जनपद में बोली जाने वाली बोली से है। हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? तो आज जब हम हिंदी बोलते हैं तो उसका मानक रूप अगर देखते हैं तो कहीं ना कहीं वो खड़ी बोली से उसका विकसित रूप हमें दिखाई देता है। तो हिंदी का मानक रूप खड़ी बोली से विकसित हुआ है। खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी में शामिल है। पश्चिमी हिंदी में शामिल अन्य भाषाओं में है, देखिए, ब्रज भाषा, कन्नौजी, बुंदेली, बांगरू और राजस्थानी। तो खड़ी बोली कौन से उससे? तो हमने देखा सौरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है, लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो खड़ी बोली से विकसित हुआ है तो खड़ी बोली जो है ये पश्चिमी हिंदी में शामिल है। और पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली के अलावा ब्रजभाषा भी आता है, कन्नौजी आता है, बुंदेली आता है, बांगरू आता है, राजस्थानी आता है। पश्चिमी हिंदी का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। तो सौरसेनी हिंदी से पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है और हिंदी का मानक रूप खड़ी बोली है। और पश्चिमी हिंदी में ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, बांगरू, राजस्थानी इत्यादि आते हैं। खड़ी बोली का पहला महाकाव्य कौन सा है? तो प्रथम महाकाव्य की बात करें खड़ी बोली का तो प्रियप्रवास मानते हैं। प्रियप्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। अब यहाँ पे देखिए इसका एक्सप्लेनेशन अगर देखें तो खड़ी बोली जो है हिंदी का प्रथम महाकाव्य अगर बात करें तो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ द्वारा 1914 ईस्वी में रचित जो प्रियप्रवास है। तो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ द्वारा 1914 ईस्वी में रचित प्रियप्रवास है। प्रियप्रवास जो है ये 17 सर्गों में आबद्ध है। 17 सर्गों में आबद्ध भागवत पुराण पर आधारित रचना है। तो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ द्वारा 1914 ईस्वी में रचित प्रियप्रवास है। प्रियप्रवास 17 सर्गों में आबद्ध भागवत पुराण पर आधारित रचना है। इस रचना पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला था। प्रियप्रवास का सर्वप्रथम नाम क्या था? तो प्रियप्रवास का जो सर्वप्रथम सबसे पहले उसका नाम था ब्रजांगना बिलाप। तो पहला महाकाव्य अयोध्या सिंह का हो गया, 1914 में रचित प्रियप्रवास है। प्रियप्रवास जो है 17 सर्गों में आबद्ध भागवत पुराण पर आधारित रचना है। रचना में इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला है और इसका नाम ब्रजांगना बिलाप था। यहाँ पे देखिए तो अनुमादपूर्ण तथ्यों में गणपति चंद्रगुप्त ने हरिऔध को आधुनिक काल का क्या कहा है? सूरदास कहा है। गणपति चंद्रगुप्त ने हरिऔध को आधुनिक काल का सूरदास कहा है। प्रियप्रवास में कृष्ण और राधा का समाज सेवी, तो जो प्रियप्रवास है रचना इसमें कृष्ण और राधा का जो है समाज सेवी रूप प्रकट हुआ है। इसमें राधा देश सेविका के रूप में चित्रित है। निराला के अनुसार हरिऔध हिंदी के सार्वभौमिक कवि हैं। निराला के अनुसार हरिऔध जो है वो हरिऔध हिंदी के सार्वभौमिक कवि है। खड़ी बोली उर्दू के मुहावरे, ब्रजभाषा, कठिन, सरल सभी प्रकार के कविताएं कर सकते हैं। खड़ी बोली निकली है तो खड़ी बोली की बात करें कहाँ से निकली है? तो जो खड़ी बोली निकली है वो पश्चिमी हिंदी से निकली है खड़ी बोली।
यहाँ पे देखिए जो सौरसेनी अपभ्रंश पश्चिमी हिंदी से हिंदी की मूल उत्पत्ति मानी गई है। पश्चिमी हिंदी के तहत ब्रज भाषा कन्नौजी, बुंदेली, खड़ी बोली, बांगरू, हरियाणवी। तो सौरसेनी अपभ्रंश पश्चिमी हिंदी से हिंदी की मूल उत्पत्ति मानी जाती है और पश्चिमी हिंदी के तहत ब्रज भाषा भी आता है, कन्नौजी भी आता है, बुंदेली, खड़ी बोली, बांगरू, हरियाणवी, है ना, और दक्खनी बोली, ये सभी आते हैं। खड़ी बोली व ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी उपभाषा के तहत आती है, जिसका विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। खड़ी बोली अकारांत प्रधान तथा ब्रज भाषा उकारांत। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन आता है कि खड़ी बोली जो है ये अकारांत, हर एक उसमें बोलेंगे तो अकारांत करके आएगा, और ब्रज भाषा में अगर बोलेंगे तो यहाँ पे अकारांत के बजाय जो है उकारांत करके आएगा। तो ये दोनों में अंतर ध्यान दीजिएगा। गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बट थोड़ा एडजस्ट करिएगा। देखिए सौरसेनी अपभ्रंश की बात करें तो सौरसेनी अपभ्रंश में जैसे पश्चिमी हिंदी है ना, तो पश्चिमी हिंदी को हमने अगर बांटा आकार बाहुला और एक ओकार है, तो ओकार में हमने कहा कि कौन कौन सा आता है, तो ओकार बाहुला में खास तौर पे आपको ब्रजभाषा ध्यान रखना है कि ब्रजभाषा आता है, बुंदेली आता है, कन्नौजी आता है, ये तीनों ओकार बाहुला में आता है, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी। और जो हम कौरवी या खड़ी बोली बोलते हैं, दक्खनी है, हरियाणी या बांगरू, ये तीनों आकार बाहुला में है। तो ये पूछा जाता है कौन सा आकार बाहुला में आता है, कौन सा ओकार बाहुला में आता है। तो ध्यान रखिए, कौरवी, खड़ी बोली, हरियाणी या बांगरू, दक्खनी, ये सब आकार बाहुला में आते हैं। ओकार में ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी आता है। अब यहाँ पे देखिए जो राजस्थानी हिंदी है, तो राजस्थानी हिंदी में आप देखिए पूरे राजस्थानी हिंदी को अगर देखें, राजस्थान को ही 4 भाग में बांट देते हैं। तो इसमें आप देखें ना कि टा वर्ग बाहुला आता है, राजस्थानी में टा वर्ग बाहुला। इसमें जैसे मारवाड़ी है, जयपुर, ढूंढाड़ी, मेवाती, मालवी। और जो पहाड़ी हिंदी बोली जाती है, पहाड़ी हिंदी, तो पहाड़ी हिंदी में आता है कुमायूनी, गढ़वाली, पश्चिमी पहाड़ी। बाकी गुजराती, अर्धमागधी अपभ्रंश में पूर्वी हिंदी आता है। पूर्वी हिंदी में अवधी अकारांत प्रधान है, अकारांत। देखिए हम लोग जो खड़ी बोली बोलते हैं वो अकारांत है, और यहाँ पे जो अवधी है ना ये अकारांत है, और जो हम ब्रज भाषा की बात करते हैं उसमें ओकारांत है। तो यहाँ पे अर्धमागधी अपभ्रंश में अकारांत प्रधान है, बघेली, अवधी, छत्तीसगढ़ी। इनमें से कौन सी बोली ओकार बाहुला नहीं है? इनमें से कौन सी ऐसी बोली है जो ओकार बाहुला नहीं है? तो जो खड़ी बोली है ना, ये खड़ी बोली ओकार बाहुला नहीं है। अभी हमने देखा था आकार बाहुला है, तो खड़ी बोली ओकार बाहुला नहीं है, अभी तो आकार बाहुला है। ओकार बाहुला बोली में ब्रजभाषा आता है, बुंदेली आता है और कन्नौजी आता है। हिंदी की बोलियों की बात करें तो हिंदी की बोलियाँ इस प्रकार हैं। अब यहाँ पे देखिए हिंदी की बोलियों को अगर हम बांट दें तो एक पूर्वी खंड है, एक पश्चिमी खंड है। पूर्वी में पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, और पश्चिमी में पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। तो पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी हो गया। पहाड़ी में भोजपुरी, मगही, मैथिली, और फिर राजस्थानी में आप आएंगे तो मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी, है ना। पश्चिमी हिंदी की बात करें तो पश्चिमी हिंदी में एक आकार बाहुला है, एक ओकार बाहुला है। तो आकार बाहुला में कौरवी, हरियाणी, दक्खनी हो गया। ओकार में ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी हो गया। कौरवी बोली का उदय किससे हुआ है? तो जो कौरवी बोली है उसका उदय कैसे हुआ है? तो कौरवी बोली का उदय जो है पश्चिमी हिंदी से हुआ है। कौरवी पश्चिमी हिंदी की बोली जिसे ठेठ खड़ी बोली या लोक बोली के रूप में प्रचलित खड़ी बोली भी कहा जाता है। खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम क्या है? तो यहाँ पे बात करें जो खड़ी बोली है, खड़ी बोली हिंदी का अन्य नाम और क्या है? तो खड़ी बोली हिंदी को कौरवी भी कहते हैं। कौरवी बोली को खड़ी बोली कहते हैं, जो राहुल सांकृत्यायन द्वारा दिया गया नाम है। तो कौरवी बोली को खड़ी बोली कहते हैं, और ये नाम जो है जो राहुल सांकृत्यायन के द्वारा जो है दिया गया है। मारवाड़ी राजस्थानी हिंदी की तथा छत्तीसगढ़ी मौधी पूर्वी हिंदी की बोलियाँ हैं। मारवाड़ी राजस्थानी हिंदी की है तथा जो छत्तीसगढ़ी मौधी पूर्वी हिंदी की बोलियाँ हैं। अब यहाँ पे देखिए एक दिया हुआ है, MPSI में क्वेश्चन आया है, औचड़ को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? औचड़, औचड़ को जो है खड़ी बोली में क्या कहते हैं? औचड़ को जो है खड़ी बोली में जोरदार कहते हैं। औचड़ यानी जोरदार। अब यहाँ पे देखिए कि जो औचड़ है जिसका मतलब जोरदार है, तो औचड़ जो बेसिकली है, औचड़ बघेली का शब्द है। औचड़ बघेली का शब्द है जिसमें जोरदार, औचड़ को खड़ी बोली में जोरदार कहते हैं। तो है औचड़ बघेली का शब्द, इसको खड़ी बोली में जोरदार कहते हैं। मानक खड़ी बोली हिंदी का वो रूप है जिसमें संस्कृत के शब्दों की बहुलता द्वारा वर्तमान हिंदी भाषा की सृष्टि हुई है। अब यहाँ पे एक शब्द और दिया है, औते रहेंगे। ये औते रहेंगे को खड़ी बोली में क्या कहते हैं?
तो आते ही रहे, औते रहेंगे को खड़ी बोली में आते ही रहे कहते हैं। अब यहाँ पे कुछ EMPSI में क्वेश्चन आया हुआ है। अब जैसे ईर्खा, ईर्खा को खड़ी बोली में क्या कहते हैं, तो जैसे हम लोग ईर्ष्या कहते हैं ना, ईर्ष्या, तो ईर्खा को ईर्ष्या बोलते हैं। विभाषा का क्षेत्र बोली की अपेक्षा होता है। जो भाषा, उपभाषा, विभाषा पढ़ते हैं तो विभाषा का क्षेत्र जो होता है बोली की अपेक्षा ज़्यादा विस्तृत होता है। बोली बहुत ही संकुचित क्षेत्र यानी बहुत ही संकीर्ण दायरे में होता है, विभाषा उससे विस्तृत जो है आधार लेता है। यहाँ पे जैसे दिया होन को खड़ी बोली में क्या बोलते हैं, तो होन को खड़ी बोली में वहाँ कहते हैं, है ना। तो ये MP का क्वेश्चन है, होन जो है होन को वहाँ बोलते हैं। खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है, तो जो खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति की बात करें कहाँ से हुई है, तो खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति जो है ये सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। खड़ी बोली के अन्य नाम हिंदुस्तानी भी है, कौरवी है, सरहिंदी है। राहुल सांकृत्यायन ने खड़ी बोली को कौरवी का नाम दिया था। डॉक्टर नगेन द्वारा संपादित है हिंदी साहित्य का इतिहास में डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने लिखा है, खड़ी बोली में खड़ी शब्द का मतलब विवादास्पद है। तो यहाँ पे खड़ी बोली, इसकी उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। खड़ी बोली के अन्य नाम हिंदुस्तानी, कौरवी, सरहिंदी, और राहुल सांकृत्यायन ने खड़ी बोली को कौरवी का नाम भी दिया है। डॉक्टर नगेन द्वारा संपादित हिंदी साहित्य के इतिहास में डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने लिखा है कि खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द है वो बहुत ही विवादास्पद है। कुछ लोगों ने खड़ी का मतलब खरी, प्योर अर्थात शुद्ध माना है, तो दूसरों ने जो है खड़ी का मतलब स्टैंडिंग, कुछ लोगों ने इसका संबंध खड़ी बोली में अधिकता से प्रयुक्त जो पाई खड़ा हुआ है उससे माना है कि गया बड़ा काम में आ का मात्रा तथा उसके ध्वन्यात्मक प्रभाव कर्कशता से जुड़ा है। यद्यपि अभी तक ये तथा निश्चित है इसका क्षेत्र देहरादून का मैदानी भाग, सहारनपुर, मुजफ्फर, मेरठ, दिल्ली नगर, गाजियाबाद, बिजनौर, रामपुर और मुरादाबाद है। मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी की उत्पत्ति हुई है। इसकी प्रमुख बोलियों में कौन सा है, तो भोजपुरी है, मैथिली है, मगही है। अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति, तो पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति अर्धमागधी अपभ्रंश से। इसकी प्रमुख बोलियों में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आता है। अब यहाँ पे देखिए क्षेत्र आश्रम पद्धति के प्रवक्ता के एग्जाम में ये पूछा गया है कि रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, देहरादून और सहारनपुर में कौन सी बोली बोली जाती है, तो खड़ी बोली है ना। ये पूरा ही अगर आप देखेंगे तो कुछ ऐसे आप देखिए, ऐसे करके ये यूपी का कुछ ऐसा मैप है और यहाँ पे आप देखेंगे क्रमशः जो है, तो ये जितना भी इलाका दिया है जैसे सहारनपुर है, शामली, बागपत है ना, इधर गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बिजनौर हो गया है ना, मेरठ हो गया, तो देहरादून, तो यहाँ सब आप देखिए खड़ी बोली का प्रचलन है। तो ये दिया है कि उपरोक्त जनपदों में खड़ी बोली प्रचलित है। गढ़वाली उत्तराखंड की प्रमुख बोली है गढ़वाली उत्तराखंड की। इसकी प्रमुख उपबोलियों में श्रीनगरिया, राठी, लोहबुआ, बधानी, नागपुरिया तथा टेहरी है। तो ये जनपद के उससे आधार पे देखें तो खड़ी बोली तो है ही, लेकिन गढ़वाली उत्तराखंड की प्रमुख बोली है और इनकी प्रमुख उपबोलियों में श्रीनगरिया, राठी, लोहबुआ, बधानी, नागपुरिया तथा टेहरी है। बांगरू हरियाणवी की उपबोली है, तो बांगरू क्या है, हरियाणवी की उपबोली है, जबकि छत्तीसगढ़ पूर्वी हिंदी की बोली है। अब यहाँ पे क्वेश्चन कि दिल्ली और मेरठ के आसपास की बोली का क्या नाम है, वही है खड़ी बोली। दिल्ली और मेरठ के आसपास प्रचलित बोली को खड़ी बोली कहते हैं, जो लोक बोली के रूप में जाना जाता है। मानक हिंदी के लिए प्रचलित खड़ी बोली में मुख्यतः 3 शैलियाँ हैं, हिंदी, उर्दू व हिंदुस्तानी। दिल्ली और मेरठ के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में कुरु जनपद के नाम से जाना जाता था, अतः इस क्षेत्र की बोली को कौरवी भी कहा जाता है। कौरवी नाम का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है, तो कौरवी नाम का सर्वप्रथम प्रयोग जो है राहुल सांकृत्यायन जी ने किया है। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, तो जो हिंदी खड़ी बोली है, हिंदी खड़ी बोली वो किस अपभ्रंश से विकसित है, तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन, हिंदी खड़ी बोली जो है किस अपभ्रंश से विकसित है, सौरसेनी से। खड़ी बोली व ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी उपभाषा के तहत आती है, जिसका विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। खड़ी बोली अकारांत प्रधान है, तो पहले ही बात किया, ब्रजभाषा अकारांत प्रधान है। अब पूर्वी हिंदी की बात करें तो पूर्वी हिंदी के तहत अवधी यानी अकारांत प्रधान, बघेली, छत्तीसगढ़ बोलियाँ ये सभी आती हैं। और राजस्थानी के अंतर्गत देखें तो राजस्थानी के तहत मारवाड़ी है, मेवाती है, जयपुरी है, मालवी है, जयपुरी को ही ढूंढाड़ी भी कहते हैं। पहाड़ी के तहत गढ़वाली, कुमायूनी और पश्चिमी पहाड़ी ये बोलियाँ आती हैं। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है, तो खड़ी बोली को कौरवी नाम से भी, खड़ी बोली लोक बोली ठेठ रूप में कौरवी नाम से भी जाना जाता है, जो मानक खड़ी बोली हिंदी से अलग है। कौरवी जो है वो किस बोली को कहते हैं, तो कौरवी खड़ी बोली को कहते हैं, है ना।
तो दिल्ली व मेरठ के आसपास प्रचलित बोली को खड़ी बोली कहा जाता है, जो लोक बोली के रूप में प्रचलित है। खड़ी बोली शब्द का प्रयोग दो अर्थों में होता है, एक तो साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अर्थ में और दूसरा दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली के अर्थ में, है ना। 3 शैलियाँ हैं, हिंदी, उर्दू व हिंदुस्तानी। दिल्ली और मेरठ के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में कुरु जनपद के नाम से जाना जाता था, अतः इस क्षेत्र की बोली को कौरवी भी कहा जाता है। कौरवी नाम का प्रयोग सर्वप्रथम राहुल सांकृत्यायन ने किया था। खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम क्या है, तो यहाँ पे देखिए कौरवी जो है वो अन्य नाम है। खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम कौरवी है। और खड़ी बोली नाम का प्रयोग दो अर्थों में होता है, मानक हिंदी के लिए तथा लोक बोली के। लोक बोली दिल्ली मेरठ तथा उसके आसपास बोली जाती है। और खड़ी बोली का एक अन्य नाम कौरवी भी है। वैसे प्राचीन काल में इस क्षेत्र को कुरु जनपद के नाम से भी जाना जाता था, अतः राहुल सांकृत्यायन ने इसे कौरवी नाम दिया। अब यहाँ पे देखिए ब्रज भाषा से रिलेटेड ब्रज से क्वेश्चन शुरू होता है कि किस भाषा को आरंभ में पिंगल नाम दिया गया। किस भाषा को आरंभ में पिंगल कहा गया, तो ब्रज भाषा जो है, ब्रज भाषा को शुरुआत में पिंगल नाम दिया गया। ब्रज भाषा को आरंभ में पिंगल कहा जाता था। वस्तुतः अपभ्रंश की विभिन्न शैलियों से बोलियों का विकास होता है, जिसमें पिंगल भी एक कड़ी रही है। पिंगल जहाँ ब्रज भाषा के विकास में सहायक रहा, वहीं डिंगल राजस्थानी भाषा का पूर्ववर्ती रूप रहा है। तो ब्रज भाषा का जो आरंभ है, ब्रज भाषा के आरंभ में पिंगल कहते थे और विभिन्न शैलियों से बोलियों का विकास हुआ, जिसमें पिंगल भी एक है। पिंगल का क्या मतलब होता है, पिंगल जहाँ ब्रज भाषा के विकास में सहायक रही, यानी पिंगल ने ब्रज भाषा को बढ़ाने का काम किया। और डिंगल जो है ये राजस्थानी भाषा का पूर्ववर्ती रूप रहा है, डिंगल। ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, तो यहाँ पे देखिए ब्रज भाषा भी जो है ये सौरसेनी से ही निकला है, बस इसमें ओकार बाहुला रहता है। ब्रज भाषा का विकास सौरसेनी अपभ्रंश का मध्यवर्ती रूप है। और ब्रज भाषा का शुद्ध रूप अगर आपको देखना है तो ब्रज भाषा मथुरा में, आगरा में और अलीगढ़ में, मथुरा, आगरा, अलीगढ़ जिलों में थोड़े बहुत मिश्रण के साथ ये बरेली में, बदायूं, एटा, मैनपुरी, गुड़गांव, भरतपुर, करौली, ग्वालियर यहाँ से भी देखने को मिल जाता है। सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की है, तो सूरसागर की जो रचना सूरदास जी ने की है वो ब्रज भाषा में ही की है। यहाँ पे देखिए जो सूरदास जी हैं, सूरदास जी ने ब्रजभाषा में सूरसागर की रचना की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल सूरसागर को ब्रजभाषा की पहली रचना मानते हैं। तो सूरदास ने, ये तो ठीक है कि सूरसागर की रचना ब्रजभाषा में सूरदास जी ने की है, और शुक्ल जी जो है, जो सूरसागर है उसको ब्रजभाषा की पहली रचना मानते हैं। सूरसागर की रचना भागवत की पद्धति पर, कैसे सूरदास की रचना, सूरसागर की रचना जो हुई है सूरदास जी ने की है, वो भागवत की पद्धति पर 12 स्कंधों में हुई है। भागवत पुराण को उपजीव्य मानकर, यानी जो भागवत पुराण है उसको उपजीव्य मानकर उन्होंने राधा कृष्ण की अनेक लीलाओं का वर्णन सूरसागर में किया है। सूरदास और नंददास की काव्य रचनाओं की भाषा क्या है, तो अभी हमने देखा कि उन्होंने ब्रज भाषा में लिखा है सूरसागर। तो सूरदास हो या नंददास, ये सब अष्टछाप के कवि हैं। इनकी काव्य रचनाओं की भाषा जो है ब्रज भाषा है। सूरदास की रचनाएं सूरसागर, सूरसरावली, साहित्य लहरी। और नंददास की रचनाओं में रास पंचाध्यायी, रूप मंजरी, रस मंजरी, भंवर गीत, ये चारों भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रचनाओं के नाम भी आते हैं। तो जो सूरदास जी का तो सभी को पता होता है कि सूरसागर, सूरसरावली, साहित्य लहरी, परंतु नंददास की रचनाओं में रास पंचाध्यायी, रूप मंजरी, रस मंजरी, भंवर गीत आदि है। बात करें मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है, तो ये मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्रों में निम्नलिखित में से ब्रज भाषा बोली जाती है। यहाँ पे देखिए मथुरा है, आगरा है, धौलपुर, ग्वालियर, यहाँ सब जो है ब्रज भाषा बोली जाती है। सूरदास, रहीम, रसखान, केशव बिहारी, सूरदास, रहीम, रसखान, केशव बिहारी आदि ब्रज भाषा के प्रमुख कवि हैं। सूरसागर किस भाषा में रचना की गई है, तो सूरसागर ब्रज भाषा में रची गई है। ब्रज भाषा इनमें से किस रूप में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, अब देखिए जो ब्रज भाषा है इनमें से किस रूप में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, काव्य भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, तकनीक भाषा। तो देखिए काव्य भाषा, इसमें काव्य में काव्य की रचनाएं जो है इस भाषा में बहुत ही है अच्छे से हुई है और बहुत ही मतलब मीठी लगती है। ब्रज भाषा बहुत ही मधुर होता है। ब्रज भाषा जो है ये पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोली है। तो ब्रज भाषा जो हम भले ही लगाते हैं लेकिन ये पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोली है ये, जिसका विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। यह काव्य भाषा के रूप में भक्ति काल, तो एक समय था कि ये काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त था और वो समय था भक्ति काल। भक्ति काल में आप देखेंगे ज़्यादातर रचनाएं जो साहित्यिक रचना का आधार भी रहा वो ब्रज भाषा रहा है।
तो यह काव्य भाषा के रूप में भक्ति काल में प्रतिष्ठित थी, रीतिकाल तथा आधुनिक काल के द्विवेदी युग तक भी प्रतिष्ठित रही। परंतु अभी तो आप ज़्यादातर देखते हैं कि उसमें खड़ी बोली का प्रयोग हर एक रचनाओं में देखने को मिलता है, गद्य या पद्य दोनों में ही देखें। परंतु एक समय ब्रजभाषा अपने आप में कह सकते हैं कि प्रतिष्ठा प्राप्त भाषा थी। और अभी तो एक जैसे ये होता है कि अब जैसे मथुरा आगरा के क्षेत्रों में बोली जाती है तो एक दायरा सिमट गया, लेकिन जब कोई चीज़ साहित्यिक आधार पा जाता है तो वो विस्तृत क्षेत्र अपना रखता है। तो जो ब्रजभाषा था वो पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोली है, विकास और सैन्य अपभ्रंश से हुआ है। और इसे जो है ब्रजभाषा क्षेत्र की बात करें तो ब्रजभाषा क्षेत्र जो है इसे अंतर्वेदी भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश का मथुरा ले लीजिए, है ना, अलीगढ़ आगरा हो गया, बुलंदशहर है, एटा है, मैनपुरी है, बदायूं है, बरेली है, ये जितना भी इलाका है ब्रजभाषा क्षेत्र का है। इवन मध्य प्रदेश में ग्वालियर भी है, राजस्थान में भरतपुर है, करौली है, धौलपुर है। तो ब्रजभाषा का ये पूरा क्षेत्र आ जाता है, इसे अंतर्वेदी भी कहते हैं। यूपी में मथुरा अलीगढ़ है, आगरा है, बुलंदशहर, एटा, मैनपुरी, बदायूं, बरेली। मध्य प्रदेश में ग्वालियर हो गया, बाकी राजस्थान भरतपुर, करौली हो गया, धौलपुर, है ना, ये सारे ही जो है इलाकों में अभी भी जो है बोला जाता है। ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के तहत आता है? तो हिंदी में अगर आप देखिए जब उपभाषा बांटते तो उपभाषा में जो पश्चिमी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी में शामिल जो उपभाषाओं में ब्रज है, कन्नौजी है, बुंदेली, खड़ी बोली और हरियाणवी है। तो पश्चिमी हिंदी में शामिल उपभाषाएं हैं ब्रज है, कन्नौजी है, बुंदेली, ब्रज, कन्नौजी, बुंदेली, खड़ी बोली और हरियाणवी। और पूर्वी हिंदी में शामिल उपभाषाओं में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आता है। मथुरा और वृंदावन में प्रमुखतः कौन सी भाषा बोली जाती है? तो ये देखिए जो मथुरा है और वृंदावन है, मथुरा और वृंदा में प्रमुखतः कौन सी भाषा? तो ब्रजभाषा का प्रयोग है, सौरसेनी अपभ्रंश से निकला है। ये मथुरा है, वृंदावन, आगरा, अलीगढ़ आदि जिलों में बोली जाती है। इस भाषा के प्रसिद्ध कवि सूरदास रसखान है, बिहारी है। ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? तो देखिए ध्रुपद गायन, जो ध्रुपद गायन होता है, ध्रुपद गायन का संबंध ब्रजभाषा से है। ध्रुपद गायन का संबंध ब्रजभाषा से अधिकांश विद्वानों का मत है कि 15वीं शताब्दी में जो ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर थे, तोमर ने इनकी रचना की, यानी ध्रुपद गायन जो है ब्रजभाषा से संबंधित है। और 15वीं शताब्दी में ग्वालियर के राजा थे मानसिंह तोमर, मानसिंह तोमर ने इसकी रचना की। इतना तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि राजा मानसिंह तोमर ने ध्रुपद के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान किया है। किसने? राजा मानसिंह तोमर ने, ग्वालियर के राजा थे, ध्रुपद गायन का प्रचार प्रसार किया, लेखन भी किया। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन सी है? तो देखिए पश्चिमी हिंदी में सबसे ज़्यादा अगर प्रमुख बोली की बात की जाए, प्रमुख बोली, तो ब्रजभाषा है। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली ब्रजभाषा या कौरवी कह सकते हैं, दोनों, क्योंकि खड़ी बोली आज देखिए ज़्यादातर रचनाएं तो खड़ी बोली में ही हो रही है। तो जो पश्चिमी हिंदी है उसकी सर्वाधिक प्रमुख बोली की बात करें तो ब्रजभाषा व कौरवी है। ब्रज का पुराना अर्थ है पशुओं। देखिए ब्रज का क्या मतलब होता है? ब्रज का पुराना अर्थ है पशुओं या गौओं का समूह या चारागाह। इसका विकास सौरसेनी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से हुआ है। ब्रजभाषा आगरा, मथुरा, वृंदावन, अलीगढ़, धौलपुर, मैनपुरी, एटा, बदायूं, बरेली तथा आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। ब्रजभाषा का क्षेत्र कौन नहीं है? धौलपुर, सरगुजा, मथुरा, आगरा। तो यहाँ पे देखिए ये जो सरगुजा है ना, ये सरगुजा जो है छत्तीसगढ़ में आता है, जहाँ पूर्वी हिंदी की बोलियाँ छत्तीसगढ़ी ये सब बोली जाती है। जबकि धौलपुर जो है राजस्थान में है, धौलपुर, और मथुरा है, आगरा है, ये यूपी में ब्रजभाषा बोली जाती है। ब्रजभाषा है तो ब्रजभाषा पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी किसके तहत आता है? तो ब्रजभाषा की बात करें तो ये पश्चिमी हिंदी के तहत आता है। यहाँ पे देखिए जो ब्रजभाषा है, ब्रजभाषा ये पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोली है, जिसका विकास जो है सौरसेनी अपभ्रंश से माना जाता है। तो यहाँ पे हमने देखी कि ब्रजभाषा और जो कौरवी या खड़ी बोली संबंधी PYQ किया। और नेक्स्ट जो हमारा शुरू होगा यहाँ पे बुंदेली संबंधी। तो यहाँ पे देखिए बुंदेली संबंधी अगर देखें तो बुंदेली में है कि ग्वालियर की बोली है। ग्वालियर की बोली क्या है? तो ग्वालियर की बोली बुंदेली है। बुंदेली बुंदेलखंड की बोली है। बुंदेली जो है ये बुंदेलखंड की बोली है। झांसी, जालौन, हमीरपुर, झांसी है, जालौन है, हमीरपुर और ग्वालियर जिले के पूर्वी क्षेत्रों में ये बोली बोली जाती है। तो बुंदेली कहाँ बोली जाती है? बुंदेलखंड में। बुंदेलखंड में भी झांसी है, जालौन है, हमीरपुर है और ग्वालियर जो है, इन जिलों के पूर्वी क्षेत्रों में बोली जाती है। मध्य प्रदेश के दमोह, सागर, सिवनी, नरसिंहपुर जिलों की भी बोली बुंदेली ही है।
छिंदवाड़ा और होशंगाबाद तक के कुछ हिस्सों में ये बोली जाती है। ब्रजभाषा कन्नौजी और बुंदेली आपस में एक दूसरे से बहुत कुछ मिलते जुलते हैं। झांसी, जालौन, हमीरपुर में कौन सी बोली प्रचलित है? तो झांसी है, जालौन है, हमीरपुर, इनमें से कौन सी बोली प्रचलित है? तो इसमें जो है बुंदेली प्रचलित है। अब यहाँ पे देखिए जो झांसी है, जालौन है, हमीरपुर उत्तर प्रदेश, तो झांसी, जालौन, हमीरपुर उत्तर प्रदेश में बुंदेली बोली प्रचलित है। जो पश्चिमी हिंदी की बोली है इसका विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। बुंदेली में लोक साहित्य काफ़ी है जिसमें ईश्वरी का फाग बड़े प्रसिद्ध है। तो झांसी, जालौन, हमीरपुर, यहाँ पे बुंदेली बोली प्रचलित है, बोली जाती है झांसी, जालौन, हमीरपुर में। जो पश्चिमी हिंदी की बोली है इसका विकास सौरसेनी से ही हुआ है। बुंदेली में लोक साहित्य में ईश्वरी का फाग बहुत ही प्रसिद्ध है। पंवारी इनमें से किस बोली से संबंधित है? अब ये देखिए जीआईसी प्रवक्ता में आया हुआ है कि पंवारी इनमें से किस बोली से संबंधित है? पंवारी जो है बुंदेली भाषा से संबंधित है। बुंदेली हिंदी भाषा की एक बोली है, जबकि पंवारी भदावरी, राठौरी, बुंदेली तो हिंदी भाषा की एक बोली हो गई, लेकिन पंवारी, भदावरी, राठौरी इत्यादि उसकी उपबोलियाँ हैं। यानी बुंदेली की भी उपबोलियाँ जो है ये पंवारी, भदावरी, राठौरी हैं। बुंदेली का विकास जो है किस अपभ्रंश से हुआ है? तो देखिए बुंदेली भी हमने पढ़ाई था सौरसेनी से ही हुआ है। बुंदेली पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली है जिसका विकास भी सौरसेनी से हुआ है। और बुंदेली बोली में अगर आप बांट दें तो बुंदेली बोली में उपबोली और क्षेत्र, तो बुंदेली में उपबोली में आता है बनाफरी, लौधांती, राठौरी। इम्पॉर्टेंट है कि बुंदेली बोली जो है इसकी उपबोली कौन सी है? तो बनाफरी, अलाह, लौधांती, राठौरी, ये तीनों आते हैं। और इनके क्षेत्र की बात करें तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों में अलग करके दिखाया गया है। जैसे यहाँ पे देखिए कि जो बुंदेली बोली है उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ बोला जाता है? तो उत्तर प्रदेश में देखिए झांसी है, जालौन है ना, उरई है, हमीरपुर है, बांदा है, महोबा है। यानी आप यूपी का जब मैप बनाते हो कुछ ऐसे करके, है ना, तो ये जो ललितपुर हो गया, झांसी हो गया, इधर महोबा हो गया, बांदा हो गया, है ना, तो ये सब जो निचला वाला इलाका है जो बुंदेलखंड के तहत आता है, तो झांसी है, जालौन है, उरई, हमीरपुर, बांदा, यहाँ पे जो है बुंदेली बोली बोली जाती है। और मध्य प्रदेश में अगर आप देखें तो दतिया है, ग्वालियर है, भिंड है, ओरछा, मुरैना, पन्ना, यहाँ सब बोला जाता है। देखिए कन्नौजी से रिलेटेड क्वेश्चन किस प्रकार आता है? कन्नौजी जो है हिंदी की किस उपभाषा के तहत आती है? तो पश्चिमी हिंदी के तहत कन्नौज भी आती है, कन्नौजी भी आती है। अब कन्नौजी जो कि पश्चिमी हिंदी की बोली है जिसका विकास कैसे हुआ है? तो उसका विकास भी सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। जबकि मगही, मैथिली, बिहारी हिंदी की अवधि पूर्वी हिंदी से हुई है। कन्नौजी पश्चिमी हिंदी की बोली है ना। और इस बोली का क्षेत्र क्या है कन्नौजी का? तो क्षेत्र इटावा, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, कानपुर, हरदोई, पीलीभीत है। कन्नौजी और ब्रजभाषा में बहुत सारी समानताएं देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन ये हरियाणवी बोली से शुरू हुई है, तो रांगड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? रांगड़ी, तो रांगड़ी बोली जो है हरियाणा राज्य की बोली है, रांगड़ी। समानतः हरियाणा में बोली जाने वाली बोली को हरियाणवी कहते हैं। हरियाणवी को बांगरू या जाटू भी कहते हैं। हरियाणवी बोली का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से ही हुआ है। बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? बांगरू, तो बांगरू की बात करें, बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? बांगरू पश्चिमी हिंदी। बांगरू जो है वो पश्चिमी हिंदी उपभाषा के तहत आता है। बांगरू पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग की बोली के तहत आती है। बांगरू को हरियाणी अथवा हरियाणवी भी कहते हैं। बांगरू शुष्क उच्च भूमि भूभाग के कारण यहाँ की बोली का नाम बांगरू है। इसका विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। करनाल, रोहतक, दिल्ली तथा हिसार इसके तहत आते हैं। हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हरियाणवी है या बांगरू? तो हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो ये दोनों ही पश्चिमोत्तरी सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। तो रांगड़ी बोली हरियाणा राज्य की बोली है, रांगड़ी। समानतः हरियाणा में बोली जाने वाली बोली को हरियाणवी कहते हैं। हरियाणवी को बांगरू या जाटू भी कहते हैं। हरियाणवी बोली का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है? मेवाती, तो मेवाती जो है ये राजस्थानी हिंदी उपभाषा के तहत एक बोली है। मेवाती राजस्थानी हिंदी के तहत। मेवाती जो है राजस्थानी उपभाषा वर्ग की बोली है। मेवाती को उत्तरी राजस्थानी भी कहते हैं। राजस्थानी उपभाषा के तहत पश्चिमी राजस्थानी, मारवाड़ी को
पूर्वी जयपुरी को, उत्तरी राजस्थानी मेवाती को, दक्षिण राजस्थानी मालवी को कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो उत्तरी राजस्थान में इसका क्षेत्र जो है ये अलवर है, भरतपुर है तथा आसपास के क्षेत्र है। मेव जाति के इलाके मेवात के नाम पर इसे मेवाती कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये क्रमशः जो है फिर राजस्थानी हिंदी बोली है, और राजस्थानी के अलावा अगर हम देखें तो अभी क्रमशः यहाँ पे देखिए काफ़ी भोजपुरी है ना, तो बहुत सारे क्वेश्चन है, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो हम इसको नेक्स्ट पार्ट में राजस्थानी हिंदी से लेके चलते हैं। आज के लिए इतना ही। हिंदी और प्राइड करके टेलीग्राम है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। बाकी इस चैनल पे आपको हिंदी साहित्य संबंधी बहुत सारे कंटेंट मिलेंगे, तो उसका भी लाभ उठाएं। और प्लीज़ फ्रेंड्स इसको कंटिन्यूअस जो है अच्छे से सीरीज को फॉलो करें, आपका जो भी आगामी एग्ज़ाम होगा उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा ये। और इसे प्लीज़ अपने जो भी फ्रेंड्स वगैरह हैं, रिलेटिव, उनको ज़रूर इन चीज़ों को शेयर करें, खासकर जो हिंदी संबंधी कोई भी एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हैं। और प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।